अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 नाइन्थ का जो मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की देखी थी। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं। 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले उस एक्सरसाइज में जो चीज़ें डिस्कस होनी हैं उनको हम आज देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ताकि हम इन चीज़ों को पहले बेसिक से समझ लें और हमें जो एक्सरसाइज है वो फिर हल करने में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बग़ैर टाइम को ज़ाया किए हम अपनी आज के जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इसमें देखना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने इसमें मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करना है और उनकी पहचान क्या है। तो चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो मैट्रिक्स की जो टाइप है वो उसको डिस्कस करना है, वो है रो मैट्रिक्स। तो रो का मैंने आपको पिछले जो लेक्चर है, पिछले लेक्चर्स उनमें भी बताया था थोड़ा बहुत कि जो रो होती है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मैट्रिक्स है, अगर इस तरह का एक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो एंट्रीज़ की जो तरतीब है वो हॉरिजॉन्टल है। जैसे ये 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टली उनकी जो तरतीब है उन एंट्रीज़ की, इसको हम जो है वो उनकी रो कहते हैं। जबकि हमने देखा था कि जो वर्टिकल तरतीब थी एंट्रीज़ की उसे हमने कॉलम कहा था। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि रो मैट्रिक्स, अ रो मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड विच मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो। यानी ऐसा कालब या ऐसा मैट्रिक्स, उर्दू मीडियम वालों के लिए जो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कि उनके लिए ये कालब होगा, उनके लिए ये कतारी कालब भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी हम अगर यहाँ एग्ज़ाम्पल हमने ये जैसे देखी है तो एक और एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे ए एक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो 4, 5 और 6 हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर। उसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स को देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? तो कॉलम मैट्रिक्स मैंने बताया, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये मैंने लिख दिया इधर A = 2, 4, 6। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ऐसा कॉलम विच मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम, यानी ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर की आप अगर शेप को देखें, हम जैसे पाकिस्तान का परचम है तो वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो अब हम अगर इसमें देखें तो इसकी जो दो साइडें हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपस में इक्वल हैं, जबकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आमने सामने वाली लाइनें हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, जबकि जो उसकी साइडों वाली लाइन है वो उसकी इक्वल नहीं होती। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर ज़हन में रखें तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कॉलम जिसमें जो कतारों की तादाद है वो उसी कॉलम की कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तो ऐसा कॉलम मुस्ततीली कॉलम या रेक्टेंगुलर कॉलम कहलाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल A = 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इसकी एंट्रीज़ है। अब इसमें हमने देखना है कि रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो ये एक रो है, उसके बाद ये दूसरी रो है। तो रो जो है, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 हो गई। अब हम कॉलम देखेंगे, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। मतलब इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम हैं और 2 जो हैं वो कतारें हैं। तो डेफिनेशन में हमने देखा था कि जिसकी कतारों की तादाद है वो उसके कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तो ऐसा कॉलम जो है मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। जिस तरह हम ये देखें, इसमें जो रोज़ हैं वो 3 हैं जबकि कॉलम जो है वो एक ही है। तो इसमें भी कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, इसमें भी कॉलमों और कतारों की तादाद जो है वो बराबर नहीं है। तो ये हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उर्दू में कहते हैं मुरब्बई कालब, मुरब्बई कालब। तो इसको अगर हम स्क्वायर की जो शेप है वो अगर हम देखें तो इसमें 4 कोनों वाली एक शेप होती है जिसमें चारों साइडें बराबर होती हैं। तो इससे हमें इसी से पता चलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़
इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कालम, यानी कोई ऐसा कालम जिसके अंदर जो कतारों की तादाद है वो उसी कालम की कालमों की तादाद के बराबर हो। जैसे ये एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें 4 एंट्रीज़ हैं। तो इसमें अगर हम कतारें देखें तो कतारें भी 2 हैं और कालम भी 2 हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है। जैसे ये नेक्स्ट कालम अगर हम देखें, नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें, तो इसमें एक ही कतार है और एक ही कालम है। तो इस लिहाज से, डेफिनेशन के लिहाज से, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अब ये जैसे कि नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसा कालम जिसमें तमाम जो उसकी एंट्रीज़ हैं वो सिफ़र हों तो उसे हम ज़ीरो कालम कहेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल है A इज़ इक्वल टू 0 0 0 और 0, और B में भी सारी जो एंट्रीज़ हैं वो भी 0 हैं। तो ये बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अब ट्रांसपोज का क्या मतलब है? ट्रांसपोज का मतलब है बाय इंटरचेंजिंग द रो ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि एक ऐसा कालम, अगर कोई आपको कालम दिया गया है तो उस कालम में जो मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उनको आपने कालमों में तब्दील कर देना है और जो कालम होंगे उनको आपने रोज़ में तब्दील कर देना है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसकी तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। जैसे देखें, ये एक कालम आपके पास दिया गया, इसकी जो एंट्रीज़ हैं 4 हैं, 1 2 3 और 4, 1 4 6 9। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज हम इस तरह लेंगे, A लिख के ऊपर छोटा सा T डालेंगे, इज़ इक्वल टू, अब इसमें हमने ये रो देखनी है, पहली रो 1 और 4, इसको हमने रो को कॉलम में तब्दील करना है। तो वो कैसे करेंगे? 1 और 4, इस रो को हमने ऐसे रो थी तो इसको हमने ऐसे कॉलम में तब्दील कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रो है 6 9, तो उसको हमने यहाँ पे कॉलम में तब्दील इस तरह कर दिया। तो इस तरह ये एक रो को कॉलम में हमने तब्दील करके एक का ट्रांसपोज जो है वो गेन कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है? B इज़ इक्वल टू, इसी तरह हम देखेंगे 4 8 4 9। अब 4 8 जो है ये रो है तो इसको हम अगर इस तरह लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 8 का कॉलम। नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो रो है इसको हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो 4 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो C मैट्रिक्स है इसमें अंदर एक ही रो है तो इसी एक रो को हमने एक कॉलम में तब्दील कर देना है। इस तरह ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, B का ट्रांसपोज और C का ट्रांसपोज। ये ऊपर लिखना मत भूलिएगा कि जिससे पता चलता है कि B का हमने ट्रांसपोज लिया या C का ट्रांसपोज लिया, तो ये लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका क्या मतलब है देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट A इज़ अ मैट्रिक्स, यानी कि A कोई सा भी कालम है हमारे पास, देन इट्स नेगेटिव, फिर इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? -A इज़ ऑब्टेन्ड, वो हमारे पास हासिल हो जाएगा बाय चेंजिंग साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज़ ऑफ A। यानी कि जो A मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है उसके अंदर जो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसमें हमने तमाम एंट्रीज़ के जो साइंस हैं, अगर वो प्लस का है वो नेगेटिव कर देना है, अगर कोई नेगेटिव एंट्री है तो उसे हमने पॉजिटिव बना देना है। तो वो किस तरह होगा? ये हमारे पास एग्जांपल है 1 5 6 और 9, ये सारी पॉजिटिव हैं। तो इसका अगर हम नेगेटिव लेंगे तो -A लिखेंगे, ठीक है, पता चलेगा कि भाई हमने ये इसका माइनस लिया, साथ माइनस लिखना A के। उसके बाद हम ये पॉजिटिव 1 है तो हम इसे -1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो -5 हो जाएगा, पॉजिटिव 6 है तो -6 हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम -9 होगा, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे -9 लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे उसका +9 लिख देंगे, ठीक है। मतलब कोई सा भी कालम अगर आपको दिया गया तो जस्ट उसके साइंस चेंज करने हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में। उसके बाद ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट मैं आपको डेफिनेशन करवाने लगा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा गौर से देखना है आपने। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? अ मैट्रिक्स A मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक इफ़, यानी कोई सा भी कालम A जो है वो सिमेट्रिक कब होगा? जब A का ट्रांसपोज बराबर होगा A के। मतलब क्या बात का हुआ कि अगर हम
ए अगर हमारे पास कोई कॉलम दिया गया है, जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो फिर उसकी जो एंट्रीज़ हों वो बिल्कुल सेम ही हों, जैसे ए में एंट्रीज़ हैं वैसे ही वो ए के ट्रांसपोज में भी होते। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं वो कैसे होता है। अब ये देखें ए है, ए में हमारे पास जो एंट्रीज़ है 1 2 4 2 -2 और 6 4 6 और 9। तो हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसपोज इसका लेंगे, ट्रांसपोज में हम क्या करते थे कि जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते थे। तो इसकी रो में 1 2 और 4 एंट्रीज़ हैं तो इनको हम कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे 1 2 और 4। अब ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो को हम कॉलम में लिखेंगे तो ये 2 -2 और 6 होगा, 2 -2 और 6। उसके बाद हम थर्ड रो को देखेंगे 4 6 और 9, तो यहाँ पे हम 4 6 और 9 कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या ये दोनों सेम है या इनमें कोई डिफरेंस आया है। तो हम देखेंगे कि 1 2 और 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 1 2 और 4 है। जब हमने इसकी रो को मैट्रिक्स में किया, सबको रोज़ को सब मैट्रिक्स में तब्दील किया, फिर भी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। जैसे ये 2 -2 और 6 था तो इधर भी 2 -2 और 6 था। इसके बाद 4 6 और 9 है, इधर भी 4 6 और 9 हो गए। तो हमने क्या देखा कि अगर हम ए का ट्रांसपोज भी लें तो फिर भी उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसकी एंट्रीज़ हैं वो तब्दील नहीं हुई। तो ये एक सिमेट्रिक कॉलम होगा। उसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम की देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम उसने क्या बताया कि इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर वो स्क्वायर होगा तब हम उस पर देखेंगे कि क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़, यानी कोई सा भी ए कॉलम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है अगर इफ़ ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। यानी ए का हमने ट्रांसपोज लेना है तो वो ए का ट्रांसपोज उसका आंसर आउटपुट हमारे पास ऐसी आए कि जिससे उसके नेगेटिव में हमने देखा था कि उसी के मैट्रिक्स की जो साइंस है वो चेंज हो जाते हैं, चाहे ये नेगेटिव ए आ जाए। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। ए एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है, इसकी जो एंट्रीज हैं वो 0 4 9 -4 0 और 1। इसके बाद है -9 -1 और 0। तो इसका अगर हम जो ट्रांसपोज है वो लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट जो रो है हमारे पास 0 4 और 9, तो यहाँ पे हम इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 0 4 और 9। उसके बाद -4 0 और 1 है, -4 0 और 1, -9 -1 और 0, -9 -1 और 0। अब हमने देखना है कि इसमें क्या ये जो हमने मैट्रिक्स अभी इसका लिया है ए का ट्रांसपोज, क्या इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स में हम देखते थे कोई सा भी मैट्रिक्स हमारे पास है तो जो उसका नेगेटिव होगा उसमें उसकी जो साइंस है वो चेंज होंगे। अब देखेंगे 0 4 और 9, 4 9 अब यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे देखेंगे 0 -4 और -9। 0 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो एक ही चीज़ होती है। तो अब देखेंगे कि इसकी जो साइंस है वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पे -4 0 और 1 था तो यहाँ 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 0 और 1 जो है वो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे -9 -1 और 0 है तो यहाँ पे +9 1 और 0 आ गया है। तो हमने देखा कि जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया, जो हमने न्यू मैट्रिक्स गेन किया है तो वो दिए गए जो ए कॉलम है उसका नेगेटिव है, मतलब उसकी जो सारी साइंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को आपने अच्छे से देख लेना है। ये जो नेक्स्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ और ये यहाँ से जो डेफिनेशंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, अ मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड डायगोनल। ए कोई सा भी ए कॉलम जो है वो डायगोनल कहलाता है इफ़ अगर, अब शर्त क्या है, एट लीस्ट कम अज़ कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज़ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो, यानी उनकी जो एंट्रीज़ हैं उस कॉलम की, उस मैट्रिक्स की, उसमें से कम जो डायगोनल में से एक डिजिट है या एक एंट्री है वो नॉन ज़ीरो हो,
एंड नॉन डायगनल ऑल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो। अब हमने देखना है कि डायगनल क्या चीज़ है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया गया है, इसमें अंदर ये एंट्रीज़ हैं 1 0 0 0 6 0 0 6 और 0 8 और 1। तो अब हम इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायगनल एंट्रीज़ कौन कौन सी थी। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डायगनल एंट्रीज़ हैं, यानी 1 0 और 1। इसमें इसके अंदर अगर हम कॉलम बी के अंदर देखेंगे तो ये वाली एंट्रीज़ जो हैं ये तीनों ये डायगनल हैं। इसके बाद ये जो है ये डायगनल है, यानी ये जो तिरछी हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए ये वत्री कॉलम है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये डायगनल मैट्रिक्स है। तो उसने बताया क्या है कि जो डायगनल है उनमें से कम एक नॉन ज़ीरो हो, और आगे वो कहता है कि नॉन डायगनल यानी जो डायगनल नहीं है ऑल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो, यानी जो डायगनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हों वह ज़ीरो हों, और डायगनल में से कम एक नॉन ज़ीरो हो। क्या मतलब इसका कि मतलब ये जो डायगनल है इनमें से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, 1 हो 2 हो 3 हो, कोई सा भी डिजिट होना चाहिए, लेकिन वो ज़ीरो के अलावा कोई हो, और बाकी जितने भी एंट्रीज़ हों वो ज़ीरो होंगी। बाकी जितने भी डायगनल के अलावा एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी, 0 0 0 0 0 और 0। बी के अंदर देखें तो ये डायगनल हैं, डायगनल में से तीनों जो हैं नॉन ज़ीरो हैं, तीनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, यानी कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए और बाकी सारे जो नॉन डायगनल हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। अब इसमें अंदर हमने देखा कि 1 2 और 4 जो हैं ये डायगनल हैं, तो ये सारे नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे हमने ज़ीरो कर दिए। सी अगर हम देखें तो इसके अंदर एक जो है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी डायगनल भी ज़ीरो हैं और बाकी ऑल एंट्रीज़ तो होनी ज़ीरो हैं। तो ये इसमें हम देख लिया डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्केलर इफ़, अब इसकी जो शराइत हैं वो क्या हैं, ऑल डायगोनल आर सेम एंड आल्सो नॉन ज़ीरो, यानी कि जो डायगोनल सारे हों वो सारे सेम होने चाहिए, और उसके अलावा दूसरी शर्त क्या है कि वो नॉन ज़ीरो भी हों। जैसे ये एग्जांपल में हम देख लें कि ये सारे डायगोनल हैं और ये नॉन ज़ीरो हैं और हैं भी सेम, नॉन ज़ीरो भी हों और सेम भी हों, यानी वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सेम भी हैं और ये सारे नॉन ज़ीरो भी हैं, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि डायगोनल होने चाहिए। तो डायगोनल में क्या होता है कि जो डायगोनल किसी ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर यानी कि जो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज़ हों वो उनमें से कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं। इसके अलावा हम अगर बी जो है एग्जांपल देखें तो इसके अंदर डायगोनल सारे जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और इक्वल हैं, बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो होंगे। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आखिर पे आ जाती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम उर्दू में ज़रबी ज़ाती या वाहदानी कॉलम भी कहते हैं। वाहदानी अगर उर्दू में कहते हैं तो वाहिद का मतलब होता है एक, तो एक को हम ज़हन में रखते हुए इस डेफिनेशन को देखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो हमने सबसे पहले जो समझ आ गई वो डायगोनल होना चाहिए, मतलब जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स हमने लेना। डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर 1। क्या कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो जितने भी एंट्रीज़ हैं वो 1 के इक्वल हों और इट इज़ डिनोटेड बाय आई, तो इसका हम आई से डिनोट करते हैं। सॉरी ये गलत हो गया। आई इज़ इक्वल टू, अब ये डायगोनल हैं सारे 1 है। इसके एग्जांपल बी के अंदर देखें तो इसमें भी डायगोनल 1 1 है और बाकी सारे ज़िफ़र हैं, क्योंकि ये डायगोनल उसने बताया। तो डायगोनल के पोजीशन के अलावा बाकी जितनी भी पोजीशन होंगी तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगी। तो इस तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम निकाल लिया। तो यहाँ तक हमारे पास जो डेफिनेशंस थी ये बेसिक्स सी 1.2 की वो एंड होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको सही से समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये सारी जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं उनका कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।